पोर्टफोलियो गतिविधि। साथियों, वर्तमान में हम सभी शिक्षक साथी निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स को पूरा कर रहे हैं और प्रत्येक मॉड्यूल्स के अंत में एक पोर्टफोलियो गतिविधि दी गई होती है और उस पोर्टफोलियो गतिविधि के अंतर्गत कुछ कार्य करने को कहा जाता है। तो हम उस पोर्टफोलियो गतिविधि के अंतर्गत क्या करें? सम्मानित साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि पोर्टफोलियो गतिविधि के अंतर्गत हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से हमको उस पोर्टफोलियो गतिविधि के अंतर्गत जानकारियां एकत्रित करनी चाहिए, किस प्रकार से हम उस गतिविधि का क्रियान्वयन करें, इस कालखंड में हम जानेंगे। साथियों, आपको ज्ञात होगा पोर्टफोलियो का शाब्दिक अर्थ क्या है। पोर्टफोलियो का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा थैला, बस्ता या पेटी का, या हम ये कह सकते हैं फाइल या एक पैकेट, जिसके अंदर हम दस्तावेजों को एकत्रित करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। निश्चित ही आपके पास में भी पोर्टफोलियो है, आपके भी कुछ दस्तावेज होंगे, ठीक है। आपके जमीन जायदाद से लेकर के आपके अध्ययन अध्यापन से संबंधित आपके कई प्रकार के प्रमाण पत्र, ठीक है, या रसीदें, ये सब सारी जो चीजें किसी एक पैकेट में या किसी फाइल में रखी हुई होंगी, तो ये मान सकते हैं कि वो एक प्रकार से आपका पोर्टफोलियो ही है। हम अपने विद्यार्थियों का विद्यालय में एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं और वो पोर्टफोलियो हम एक फाइल बना लेते हैं और उस फाइल में विद्यार्थी से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को रखते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी का शारीरिक जो रिकॉर्ड है, उसका भार है, ठीक है, उसकी ऊंचाई है, या अन्य जो शारीरिक उसका रंग रूप है, उसके आधार पर हम एक पत्रक बना लेते हैं, उसको रखते हैं। इसके अलावा बच्चे के जो अंक सूचियां हैं, मार्कशीट है, यानी प्रगति पत्रक है, उनको भी हम रखते हैं। साथ ही समय समय पर जो बच्चा चित्रकला या अन्य गतिविधियों को संबोधित करता है, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को हम रखते हैं, ठीक है। या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र या अतिरिक्त उपलब्धि प्राप्त करता है विद्यार्थी, तो उससे संबंधित प्रमाण या सबूत को हम उस फाइल में रखते हैं और वर्ष के अंत में हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी ने कितनी सफलता प्राप्त की। उसके आधार पर हम उसके पालक को सूचित करते हैं, ठीक है, या उसके आधार पर हम आगे की रणनीति तैयार करते हैं कि इस बच्चे में कहां उठाव करने की आवश्यकता है। साथियों, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स में पोर्टफोलियो गतिविधि की, ठीक है। वे मॉड्यूल में जो पोर्टफोलियो गतिविधि दी गई है, उसका क्या आशय और हमको इसमें करना क्या है। अब मैंने आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता दिया कि पोर्टफोलियो ये होता है, और साथियों हमको जो संदेह या भ्रम की स्थिति यही होती है कि पोर्टफोलियो का मतलब तो फिर ये है, तो फिर यहाँ पर पोर्टफोलियो गतिविधि दी गई, तो हम करेंगे क्या। तो साथियों, इस कालखंड में हम यही जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने यहाँ पर लेकर रख लिया है और यही सब समझने का प्रयास भी करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साथियों कि पोर्टफोलियो गतिविधि क्या है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सामान्यतः बता भी दिया कि पोर्टफोलियो आखिर होता क्या है। तो देखिएगा, सामान्यतः देखा जाए तो पोर्टफोलियो में जानकारियों को संग्रहित करके अंत में निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। रही बात पोर्टफोलियो की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की जानकारियों को हम क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है, और फिर अंत में एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, ठीक, यही बात है। आगे है कि निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स में पोर्टफोलियो गतिविधियां पूर्ण करने हेतु दी गई हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे चर्चा की कि प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में एक पोर्टफोलियो गतिविधि दी गई है और उसको पूर्ण करने को कहा गया है, ठीक है। और साथियों, हम कैसे पूर्ण करेंगे उसी बात पर हमको चर्चा करना है, ठीक। मॉड्यूल में जो पोर्टफोलियो गतिविधि दी गई है, उसके निर्देशानुसार हमें क्रियाकलाप को पूर्ण करना है ताकि हम अपनी समझ को पूर्ण व सटीक बना सके। अब साथियों, ये जो पोर्टफोलियो गतिविधि दी गई है, क्यों दी गई है? वो इसलिए दी गई है, जैसा कि मैंने जानकारी लिखकर रखा है, कि हम अपनी समझ को पूर्ण कर सके। उस मॉड्यूल में जो भी जानकारी दी गई है, ठीक है, जो भी बातें दी गई है, उसके आधार पर हम पूर्ण कर सके और साथ ही हमारी जानकारी को हम सटीक बना सके, ठीक है। इसलिए ये पोर्टफोलियो गतिविधि करना आवश्यक और अनिवार्य है। आगे भी कहा है यहाँ पर कि यह मॉड्यूल के ज्ञान को समेकित करने में हमारी मदद करती है। और जो पोर्टफोलियो गतिविधि है, जो मॉड्यूल के अंतर्गत जो भी जानकारी है, जो भी ज्ञान छिपा है उसके अंदर, उसको समेकित करने अर्थात उसको आत्मसात करने में ये जो पोर्टफोलियो गतिविधि है वो हमारी काफी सहायता कर सकती है।
साथियों मैंने यहाँ पर मॉड्यूल क्रमांक 1, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पाठचर्या एवं समावेशी शिक्षा, ये हमारा मॉड्यूल क्रमांक 1 था। उसकी जो पोर्टफोलियो गतिविधि दी गई है यहाँ पर मैंने उसको लेकर रखा है। साथ ही बात करें मॉड्यूल क्रमांक 4 की, तो मॉड्यूल क्रमांक 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर का समाकलन। तो साथियों ये जो मॉड्यूल दिया गया है इसके अंतर्गत जो पोर्टफोलियो गतिविधि अंत में दी गई है उसको मैंने यहाँ पर लिखकर रखा है, और उदाहरण के स्वरूप में आपको जो मॉड्यूल क्रमांक 4 की जो पोर्टफोलियो गतिविधि है इसका संक्षिप्त आपको जानकारी दूंगा कि इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों मॉड्यूल क्रमांक 1 की पोर्टफोलियो गतिविधि की। तो इसमें क्या दिया गया है, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए विद्यार्थी केंद्रित समावेशी अधिगम अनुभव बनाएं। ठीक है, आगे लिखा है, तथा समावेशी कक्षा में अधिगम और मूल्यांकन से जुड़ी चिंताओं को उजागर करें। साथियों अब यह निर्देश दिया गया है कि हमको इस मॉड्यूल की पोर्टफोलियो गतिविधि के अंतर्गत ये करना है, जैसा कि यहां पर दिया गया है। आपको ज्ञात होगा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। चलिए मैं उन सिद्धांतों को आपको संक्षेप में बता देता हूं। साथियों हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की, तो मैंने उनको लिखकर रखा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। सबसे पहले सिद्धांत की हम बात करेंगे साथियों, तो दिया गया है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ में जोड़ना, यानी विद्यालय में जो भी ज्ञान विद्यार्थी प्राप्त करता है उस ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको बता दूं, विद्यार्थी ने विद्यालय में सीखा कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, और वृक्षारोपण करने से हरियाली, और हरियाली के साथ में हमको प्राप्त होती है ऑक्सीजन, ठीक है, और वर्षा भी होती है। अब इसको विद्यार्थी के जीवन से हमको जोड़ना है, तो विद्यार्थी अपने परिवेश में, अपने खेतों में, अपने घर के आसपास निश्चित तौर से वृक्षारोपण करे, अर्थात उसको अपने जीवन में उतारे। यही बात इसमें दी गई है। आगे हम बात करेंगे साथियों, तो दूसरा दिया हुआ है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है। एनसीएफ 2005 कहता है कि अधिगम अर्थात सीखना जो है वो रटन प्रक्रिया से हटकर है। ठीक है, वह रटन प्रक्रिया नहीं है, किसी भी सिद्धांत को रट लेना, किसी भी परिभाषा को याद कर लेना, यह अधिगम नहीं होता है। बल्कि अधिगम क्या होता है, अधिगम यह होता है कि जब बच्चा कुछ सीख जाए तो उस सीखे हुए ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करे। ठीक है, अगला है कि पाठचर्या को समृद्ध बनाना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। पाठचर्या जो होती हैं उनको हम और भी अधिक समृद्ध बनाए, अर्थात हमारा जो ज्ञान है, ये जो विद्यार्थियों का ज्ञान है वो केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रखना है। ठीक है, हमको इस तरह की पाठचर्या निर्मित करनी होगी। आगे दिया गया साथियों कि परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना। देखिए, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना, जो परीक्षाएं हम लेते हैं अर्थात विद्यार्थियों का जब हम मूल्यांकन करते हैं, उनका आकलन करते हैं, तो उसको और भी हम लचीला बनाएं और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ इसको समेकित करना, अर्थात इसको जोड़ना। और आगे दिया गया साथियों कि देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। साथियों जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्रात्मक जो नीति है, उसके जो सरोकार है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, निर्णायक पहचान को पोषण करना है, निर्णायक पहचान को पुष्ट करना है। ठीक है, तो साथियों ये दिए गए हैं एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर ही यहाँ कहा गया है कि जो विभिन्न विषय हैं, भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनके लिए हम विद्यार्थी केंद्रित अर्थात बाल केंद्रित समावेशी अधिगम, समावेशी अधिगम मतलब एक ऐसी कक्षा जिसमें बालक, बालिका, दिव्यांग सभी तरह के बच्चे पढ़ते हों। ठीक है, उसके अनुभव को हमको नोट करना है, लिखना है। ठीक है, जानकारियों को संग्रहित करना है। आगे समावेशी कक्षा में अधिगम अर्थात जो समावेशी कक्षा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि बालक, बालिकाएं और दिव्यांग बच्चे सभी एक साथ पढ़े, तो ऐसी कक्षा
में सिखाना, अधिगम करना ना सीखना, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, साथ ही मूल्यांकन अर्थात बच्चों का हम आकलन करें, उनकी एक प्रकार से जांच करें, वो इससे जुड़ी हुई जो हमारी चिंताएं हैं कि भाई हम किस प्रकार से करें या कौन कौन से हमारे सामने समस्या आ सकती हैं, उनको हमको स्पष्ट करना इस पोर्टफोलियो गतिविधि के अंतर्गत। तो साथियों इसमें इतना ही करना था, कुछ ज्यादा नहीं करना था। अब हम बात करते साथियों मॉड्यूल क्रमांक 4 की पोर्टफोलियो गतिविधि, और इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि अपनी पसंद के किसी भी विषय या शीर्षक का चयन करें। सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसा कि निर्देश दिया गया है, हमको किसी भी विषय का चयन कर लेना है। हम तो या गणित का विषय, गणित विषय का चयन कर ले, पर्यावरण का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, अंग्रेजी भाषा, कुछ कोई भी विषय का हम एक चयन कर ले। ठीक है, उदाहरण के तौर पर साथियों इस कालखंड में मैंने गणित विषय का चयन किया है, और गणित विषय के अंतर्गत हमने मापन से संबंधित विषय को लिया है, यानी लंबाई, वजन और धारिता। ठीक है, इस प्रकरण को मैंने लिया है। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित पहलुओं में जेंडर समेकन को कैसे एकीकृत किया जा सकता है। अब इसमें बात यह है कि जेंडर समेकन, जेंडर अर्थात विशेष तौर पर बालिकाओं और जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी से संबंधित बात कही गई है, अर्थात जेंडर समेकन को कैसे हमको इसमें समाहित करना है, एकीकृत करना है और इसकी पहचान करना है। इससे संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो ए के अंतर्गत हमको सबसे पहले दृश्य प्रस्तुत करना है। दृश्य मतलब कुछ ऐसे पोस्टर हो सकते हैं, कुछ चित्र हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दृश्य हो गया। दूसरी बात सामग्री, इनसे संबंधित सामग्री अर्थात कोई हम ऐसे उदाहरण ले जिसके माध्यम से हम ये प्रस्तुत कर सकें कि इसमें जो जेंडर है उसको एकीकृत किया गया है, जेंडर का समावेशन किया गया है। आगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हम पालन किस तरह से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने गणित विषय के अंतर्गत जो प्रकरण लिया है वो लिया है मापन, लंबाई, वजन और धारिता। तो इनसे समझ हम कुछ उदाहरण लेंगे। फिर आगे आता साथियों गुप्त पाठ्यक्रम। गुप्त पाठ्यक्रम अर्थात हिडन करिकुलम, इसके बारे में हमने निश्चित तौर से मॉड्यूल में सीखा है कि क्या होता है हिडन करिकुलम। तो इनसे संबंधित बिंदुओं को भी हमको सामने रखना है, अर्थात पोर्टफोलियो गतिविधि के अंतर्गत लिखना है। आगे हम बात करेंगे साथियों स्थानीय उदाहरण, अनुभव, रोल मॉडल का उपयोग। साथियों इसके अंतर्गत हमको हमारे स्थानीय परिवेश से ही कुछ ऐसे उदाहरण लेने होंगे, कुछ महिलाओं के, कुछ स्त्रियों के जिन्होंने गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो। अक्सर यह देखा जाता है कि ये माना जाता है कि लड़कियां या महिलाएं गणित में अच्छी नहीं होती, जबकि ये एक पूर्वाग्रह से ग्रसित यह धारणा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लड़कियां भी गणित में बहुत अच्छी होती हैं और हमको यहाँ पर ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करना है कि लड़कियां, यदि कोई लड़की है, कोई बालिका है जिसने गणित लेकर आगे पढ़ा है या अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण किए हैं, तो उसका उदाहरण देना है। इसके अलावा यदि कोई महिला टीचर है जो कि गणित का अध्यापन बहुत बेहतर तरीके से करा रही हैं और जिनके विद्यार्थी काफी अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो ऐसी शिक्षिकाओं का भी हम उदाहरण ले सकते हैं, ये रोल मॉडल के अंतर्गत। तो साथियों इसमें हमको ये करना है, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बहुत ही शीघ्रता के साथ में बता देता हूँ, जैसा कि मैंने लिख कर रखा है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर जो पहला बिंदु दिया गया है दृश्य। तो दृश्य के अंतर्गत मैंने 3 बिंदु लिखे हैं। पहला यह है कि महिला गणितज्ञों के चित्रों का कक्षा में प्रदर्शन। सबसे पहले हमको लिखना होगा, देखो गतिविधि जब बनाएंगे, ये पोर्टफोलियो गतिविधि, इसके लिए हमको लेखन करना होगा और उससे संबंधित चित्र है, पोस्टर है, जो भी हमको मिल सकता है उसका संग्रहण करना है और फिर उसको हमको कक्षा में प्रस्तुत भी करना है। तो मैंने वही लिखा है कि महिला गणितज्ञों के चित्रों का कक्षा में प्रदर्शन। फिर दूसरी बात यह है कि गणित विषय लेकर अध्ययन कर रही लड़कियों की भागीदारी के फोटोज। यदि कुछ लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं जो 11th-12th में गणित विषय लेकर के अध्ययन कर रही हैं, तो ऐसी बालिकाओं के चित्र या उनसे संबंधित जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करना। आगे हम बात कर सकते हैं कि गणितीय प्रक्रियाओं जैसे मापतौल, क्रय विक्रय आदि करती महिलाओं के चित्र। साथियों कक्षा 5वीं की जब हम गणित की बात करते हैं, ठीक है, तो गणित की पुस्तक में जो महिलाएं हैं, मछली बाजार की 1-2 जगह बात की गई है। तो मछली बाजार में महिलाएं मछलियां बेचती हैं और किलोग्राम के भाव से वो
मछलियां बेचती है, तो वहां पर इस प्रकार के अगर हमको कोई चित्र मिल जाते हैं जिसमें माप-तोल से संबंधित या दुकानदारी से संबंधित या व्यापार से संबंधित कुछ हमको चित्र प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे चित्रों का प्रस्तुतिकरण हमको कक्षा में करना है। फिर बात करते हैं साथ ही दूसरा सामग्री। तो सामग्री के अंतर्गत मैंने लिखा है कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जिसमें महिलाओं को उत्पादक, निर्णय लेने वाली, ठीक है, ऐसी भूमिकाओं में चित्रित करना। उदाहरण के लिए भाई अगर कोई एक कारखाना है तो कारखाना किसी महिला ने लगाया है, ठीक है, तो वह उस कारखाने में लगने वाली लागत, कितना लाभ होगा, इन सब बातों को उजागर करने वाली जो सामग्री है, ठीक है, यह बातें हैं, उनको लेखन करना होगा। जैसे व्यापारी हो गई, कोई महिला व्यापारी हो सकती है, कृषक हो सकती है, ठीक है, किसी संपत्ति की स्वामिनी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो जानकारियां हैं, चित्र हैं, वो हम कक्षा में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। इसी तरह साथियों पुरुषों या लड़कों की हम बात करें तो इनको हम ये कर सकते हैं कि जैसे एक धारणा होती है कि बच्चों की देखभाल केवल महिलाएं ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं, ऐसा माना जाता है। तो हमको कुछ ऐसे चित्र या पोस्टर हमको एकत्रित करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि लड़के या जो पुरुष हैं वो बच्चों की देखभाल करते हुए दिखाए गए हों, और साथ ही इसमें वो ये देखे कि बच्चे का कितना भार बढ़ा है, ठीक है, और बच्चे को क्या खिलाने की ज्यादा आवश्यकता है, कितने ग्राम सब्जियां एक दिन में बच्चे को खाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो जानकारियां हैं, ऐसी जो जानकारी के पोस्टर और सामग्री को हमको एकत्रित करना होगा। तीसरी हम बात करते साथ ही यहाँ पर तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके अंतर्गत देखिएगा मैंने लिखा है कि कक्षागत प्रक्रिया जिसमें बालक बालिकाएं समान रूप से भागीदार हो। कक्षा के अंदर जो गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों में बालक और बालिकाएं दोनों ही समान रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना है। साथ ही मापन की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने गणित का प्रकरण लिया है, मापन, इसमें लंबाई, ठीक है, वजन और धारिता। तो मापन की प्रक्रिया में बालक बालिका दोनों ही समान रूप से भागीदार हो, अर्थात जैसे लंबाई का मापन करना है तो कक्षा की लंबाई और चौड़ाई मापना है, तो बालिकाओं को भी अवसर दिया जाए, बालकों को भी अवसर दिया जाए, ठीक है, और इस तरह से प्रश्नों को तैयार किया जाए जिसमें महिलाओं के, बालिकाओं के नाम आने चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे बात करते साथियों हिडन करिकुलम के अर्थात गुप्त पाठ्यक्रम की। तो देखिएगा इसमें इस प्रकार की गतिविधियां शामिल करना है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल हो, यानी इसमें ऐसी गतिविधियों को शामिल करना है जिसमें सभी बच्चे शामिल हो। उदाहरण के लिए सजावट की हम बात करें तो सजावट में यह देखा जाता है कि सजावट लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, ऐसा माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, लड़के भी बहुत बेहतरीन सजावट कर सकते हैं। तो यही है कि सजावट में लड़के और लड़कियों का एक साथ मिलकर कार्य करना है ना, इस प्रकार की गतिविधि का आयोजन करना है। जैसे कक्षा किसी दीवार को सजाना है मान लो, तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों उस दीवार को सजाएंगे और बराबर हिस्सेदारी के साथ में कार्य करेंगे, ठीक। और इसी तरह साथियों अगर कुछ पूर्वाग्रह युक्त धारणाएं हो सकती हैं तो उन धारणाओं को दूर करने का प्रयास करना। ये हो गया तुम्हारा हिडन करिकुलम के अंतर्गत। देखिएगा इस संबंध में बच्चों को बताया नहीं जाता है, केवल ऐसी गतिविधियां कराई जाती है जिसके माध्यम से ये जो हिडन करिकुलम है उसके अंतर्गत बच्चे उस बात को समझ सके कि भाई सजावट का काम केवल लड़कियों का ही नहीं, इसको लड़के भी कर सकते हैं। खाना बनाने का काम महिलाओं का नहीं, इसे पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करें साथियों तो रोल मॉडल की। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया कि हमारे परिवेश के आसपास में ऐसी कुछ महिलाएं जो कि प्रोफेसर हो सकती हैं, ठीक है, कोई अच्छी लेक्चरर हो सकती हैं, गणित में जिनकी अच्छी पकड़ हो उनके उदाहरण लेना है और उदाहरण लेकर के उनके बारे में उनके चित्र एकत्रित करके या उनके अध्यापन के वीडियोस या जो भी सामग्री हो सके उसको लेकर के हमको प्रस्तुत करना है। साथ ही कुछ बालिकाएं हो सकती हैं जो गणित लेकर अध्ययन कर रही हो, या कुछ बालिका ऐसी हो सकती है जिन्होंने एमएससी कर लिया हो गणित में, ठीक है। तो ऐसी बालिकाओं से संबंधित जो उदाहरण है हम वो कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। और जो यहाँ पर रही बात रोल मॉडल की, तो इस प्रकार के रोल मॉडल को सामने हमको प्रस्तुत करना है। तो इस तरह से हम पोर्टफोलियो गतिविधि के अंतर्गत जो दिए गए टास्क हैं उन टास्क को पूरा कर सकते हैं। साथियों इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि पोर्टफोलियो गतिविधि क्या है और इसे हमको किस तरह पूर्ण करना है। अब देखिएगा ये
अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग दी गई है। और यदि आप कमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि हम प्रत्येक मॉड्यूल में जो दी गई गतिविधि है, पोर्टफोलियो गतिविधि, उसको पूर्ण करके उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं तो कमेंट कीजिएगा और निश्चित ही अगले कालखंडों में हम इनके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के कालखंड के बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में पुनः। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।